नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक न्यू टॉपिक यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की नई श्रृंखला में हम एक न्यू टॉपिक निजीकरण और धन सृजन जो कि इकोनॉमिक सर्वे का लेसन 9 है, इसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम निजीकरण और उससे होने वाले धन सृजन यानी कि उससे क्या-क्या लाभ हैं, उन सभी का हम इस इकोनॉमिक सर्वे के लेसन में बखूबी तरीके से अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए पीटी और मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन साबित हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, इसके 2 प्रकार हैं जैसे कि आंशिक विक्रय और रणनीतिक विक्रय। आंशिक विक्रय यानी कि जो माइनॉरिटी सेल है, जिसको आंशिक विनिवेश भी बोलते हैं और वहीं दूसरा प्रकार जो कि रणनीतिक विक्रय या फिर रणनीतिक विनिवेश या फिर स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसके 2 प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले आंशिक विक्रय के बारे में देखेंगे कि आंशिक विनिवेश होता क्या है? आंशिक विनिवेश में क्या है कि सरकार किसी कंपनी का 50% से कम यानी किसी कंपनी को 50% से कम हिस्सेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को देती है। यानी सरकार पूर्णतः प्रबंधन अपने हाथ में रखती है। और वहीं हम देखें रणनीतिक विनिवेश या फिर रणनीतिक विक्रय या फिर रणनीतिक यानी स्ट्रेटजिक सेल है, उसमें सरकार जो 50% है उससे कहीं अधिक यानी 50% से कहीं अधिक शेयर है वो एक निजी यानी प्राइवेट कंपनी को दे देती है और साथ में जो प्रबंधन है वो भी एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में चल जाता है। तो इसको हम जैसे कि हम इसके बारे में देखते हैं, स्ट्रेटजिक सेल है उसको आज निजीकरण कहा गया है यानी प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इसको। अब ये प्राइवेटाइजेशन है, इससे कैसे वेल्थ क्रिएशन होती है यानी कि कैसे कल्याण का क्रिएशन होता है, कैसे मानव समाज का कल्याण होता है, क्योंकि एक देश के लिए जरूरी है कि वो निजीकरण करे और उससे लाभ कमाए। अब निजीकरण है उससे क्या क्या लाभ होंगे वो हम इस इकोनॉमिक सर्वे में जैसे कि आप इसके फायदों को देखें तो इससे इफिशियंसी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है यानी प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे प्रोडक्टिविटी आप देख रहे होंगे, उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा अर्जित की जा सकती है, साथ में विनिवेश के माध्यम से धन का सृजन किया जाता है और साथ में उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा सकती है सेल करके शेयर बाजार के माध्यम से या फिर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेसों का अध्ययन करेंगे हम। तो उससे पहले इस लेसन को हम देखने से पहले हम पहले जो विजन है उसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जो विजन आईएएस है उसने भी काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक सर्वे से निकाला हुआ एक टॉपिक दिया है। उसने भी कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम यानी बीपीसीएल है यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीसीआई है जिसका सीसीआई की फुल फॉर्म सेंट कुछ फुल फॉर्म है इसका यानी कि कंटेनर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो है। साथ में बीपीसीआई है, बीपीसीएल है, साथ में नेशनल मिनरल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि मिनरल्स ऑफ मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है, साथ में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। इन सभी जो 5-6 उपक्रम हैं, इन सभी की हिस्सेदारी में सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से सैद्धांतिक विनिवेश की मंजूरी दे दी है। यानी कि इन सभी को रणनीतिक विनिवेश यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकार ने पूर्ण अनुमति अनुमति दे दी है, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट है जिसमें विनिवेश है, उसमें अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे समाचारों में रहता है या फिर हाल ही चर्चा में रहता है कि एयर इंडिया का भी विनिवेश किया जाएगा यानी उसकी भी कुछ हिस्सेदारी है वो दी जाएगी, जैसे कि एलआईसी का आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में रहा है। तो दोस्तों ये सब है, तो प्रेजेंट में जैसे कि विनिवेश है उसके अर्थ हमने देख लिया है कि यानी बिक्री के माध्यम से या फिर विनिवेश के माध्यम से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है। तो इसके लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है दीपम, जो इसके लिए प्रमुख एजेंसी बनी हुई है। और ये दीपम है जो दीपम अपने साथ में यानी जो पीएसयू होती हैं, तो क्या है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन में नीति आयोग के माध्यम से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीति आयोग के माध्यम से दीपम एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो इसमें दीपंग और नीति आयोग द्वारा अब तक रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त रूप से पहचान की गई। तो यानी कि एक तरह से आप ये समझिए कि नीति आयोग और दीपम दोनों क्या करता है, किसी कंपनी का अगर हमें विनिवेश करना है या फिर डिस इन्वेस्टमेंट करना है तो इसकी उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, उसकी पहचान करता है कि ये कंपनी है बीपीसीएल, इसका हम विनिवेश करेंगे।
और कुछ कोर ग्रुप ऑफ फैसिलिटीज होती है, साथ में डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग में जैसे कि आपको पता होगा कि कैबिनेट कमेटी, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ करंट मतलब इकोनॉमी अफेयर्स होती है, तो सीसीई है, वो इसके लिए क्या करती है, डिसीजन मेकिंग कमेटी है, तो वो डिसीजन करती है। तो ये जैसे कि आप समझो प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव एवं अंतर मंत्री समूह की से अध्यक्षता की जाती है दीपम और विनिवेश के करने की प्रक्रिया के लिए। और बजट 2020-21 में नई घोषणाएं की गई है, इसमें 2019-20 के से देख रहे हो आप, विनिवेश के माध्यम से 65,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2020-21 में 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। अब आपको फ्रेंड्स जैसे कि आपको कुछ पद्धतियां हैं, यानी हमारे भारत में माइनॉरिटी स्केल पर, आंशिक विक्रय के स्केल पर कौन कौन से तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। वो तरीके जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप जैसे पद्धतियों में देख रहे हैं, अतिरिक्त जानकारी है उनमें देख पा रहे होंगे कि शेयर बाजार के माध्यम से कैसे रणनीतिक बिक्री की जाती है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की, जिसके तहत उनमें शेयर बाजार के तहत उनको निकाला जाता है और शेयर मार्केट में उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के माध्यम से यानी सरकार ला सकती है। साथ में एफपीओ यानी फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग, या फिर आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग उसके माध्यम से भी, या फिर ओएफएस ऑफर ऑफ सेल जैसे शेयर मार्केट के माध्यम से धन की उगाही करते हैं। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आईपीपी भी है, या फिर ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, जैसे कि भारत एटीपी 22 जैसे कि रहा था, उसमें काफ़ी सारी कंपनियां रही थी उनके, जो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे उसमें देखेंगे कि ईटीपी 22 के माध्यम से किन किन विषय वस्तुओं का विनिवेश किया गया था। भारत 22 ईटीएफ नाम दिया गया है इसको, ईटीपी 22 दिया गया है इसमें। तो इसमें क्या है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उन सभी का रणनीतिक विनिवेश किया गया था। तो ये भी कुछ 22 कंपनियां, चुनिंदा 22 कंपनियां थी, उनका विनिवेश किया गया था। और एक सिंगापुर का मॉडल है, जो जिसको टेमासेक होल्डिंग का सिंगापुर मॉडल बोलते हैं, जिसको इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात की गई थी। को कहा गया है कि व्यावसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इस मॉडल को अपनाने का सुझाव दे सकती है सरकार, और बहुत जल्दी इस मॉडल को ला सकती है सरकार। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में हम जैसे कि देख रहे हैं कि निजीकरण और धन सृजन। अब इसकी जो मार्गरेट थ्रेचर है, थेचर मार्गरेट थेचर है, उन्होंने कुछ लाइन दी है कि मुक्त उद्यम ने मनुष्य की रचनात्मक और सृजनशीलता की तीव्र इच्छाओं को इस रूप में अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम बना दिया है। आप इसको ऐसे समझिए कि आज जो भी उद्योग है, आप कोई भी उस उद्योग को खोल सकता है, यानी कि मुक्त है आप उद्यम करने के लिए। मनुष्य अपनी इनोवेशन के माध्यम से या फिर अपनी रचनात्मक अभिक्रियाओं के माध्यम से धन का सृजन कर सकता है, यानी अपना अपनी अर्जनशीलता है उसको बढ़ा सकता है। यानी मनुष्य कोई भी इनोवेशन लाए और उसे अपनी तीव्र इच्छाएं हैं जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो अभिव्यक्ति का माध्यम को नए इनोवेशन यानी नवाचारों के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, या मुक्त उद्यम के माध्यम से, या फिर किसी भी मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से अपने कार्य करने में सक्षम है, अपने अभिव्यक्ति को लाने में सक्षम है और अपने उद्यम करने में सक्षम है। तभी हम समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। यानी समाज के सभी लोग, जब हम एक नया इनोवेशन लेके आएंगे, मुक्त उद्यम लेके आएंगे, उसके द्वारा हम समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। क्योंकि मुक्त उद्यम है उसमें संघर्ष है, और उन्हें जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मुक्त उद्यम के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, यानी कि उसके द्वारा इनोवेशन किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, अर्जनशीलता की जा रही है, उसके द्वारा कुछ लाभ कमाया जा रहा है, अर्जन किया जा रहा है, उसके द्वारा वो संघर्ष करता है समाज में, और संघर्ष करके उस मुक्त उद्यम है उससे वो समाज ही नहीं बल्कि सभी उन सभी लोगों के लिए स्वतंत्र रूप में आस्था का कार्य करता है। यानी कि जिस स्वतंत्रता में उसकी आस्था रखते हैं वो सभी यानी वो उसे प्राप्त करें, और मुक्त उद्यमशीलता में उनको संघर्ष करने दें, ताकि वो नए समाज के लिए एक नया इनोवेशन कर सके, समाज के लिए रचनात्मक कार्य कर सके, और अपनी अर्जनशीलता की क्षमता है, तीव्र इच्छा है, उन सभी को पूरा कर सके। तो ये बात की गई है, जैसे कि आप बीपीसीएल में अभी बात कर चुका हूँ कि उसका सामरिक विनिवेश किया गया है, हाल ही में अनुमोदन किया गया है उसके लिए। काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ सकते हैं कि नवंबर 2019 में भारत ने एक दशक से अधिक समय में अपना सबसे बड़ा निजीकरण अभियान शुरू किया है, यानी चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीपीएसई, यानी उनको क्या कहें, भारत सरकार ने प्रदत्त मंजूरी का 51% से कम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि 51% से कम दें, जिसे आंशिक विक्रय बोलते हैं, यानी कि आंशिक विनिवेश बोलते हैं, वो करने के लिए कहा गया है। साथ में आप इसमें पूरे लेसन को आप देखोगे तो आपको बखूबी तरीके से समझ में आ जाएगी हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि निजीकरण का मॉडल है जो आज हम पढ़ रहे हैं, निजीकरण का मॉडल यानी प्राइवेटाइजेशन का मॉडल पढ़ रहे हैं, वो यूके का मॉडल है। ये भी आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि जो निजीकरण का मॉडल किसके द्वारा अपनाया गया। तो वो सब कुछ है, तो आप इसमें आप देखोगे तो आप सब कुछ समझ पाओगे कि क्या आपके लिए
विनिवेश का क्रमिक विकास क्या रहा है भारत के लिए, किस प्रकार से ये विनिवेश का जो प्रक्रम है वो चला है, पीएसयू स्ट्रेटेजिक विनिवेश है, उसकी परिभाषाएं दी गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। 51% सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी, तो वो जो आपने आंशिक विक्रय समझा उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। साथ में पीएसयू उनके द्वारा शेयर बाय बैक किस प्रकार से शेयर मार्केट में निकाला जा सकता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड है, उसका आरंभ की गई इक्विटी 22, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं उनको व्यवस्थित किया गया है, उनके द्वारा लाभ का प्रद किया गया है। तो ये आप इस लेसन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। दोस्तों, यही सब कुछ, आप इसको देखिए लेसन को और आप समझिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लाइक शेयर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मुझे उत्साह मिलता है। थैंक यू वेरी मच।